जय हिंद दोस्तों। जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी या अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए घनघोर मेहनत करने में लगे हुए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके इस अथक प्रयास की सार्थकता तभी है जब आपका ज्वाइनिंग लेटर देखकर आपके गांव का बच्चा आपके जैसे बनने की सोचे, और तब आपके पिता की आंखों में वो चमक होगी जो सालों से इंतजार में है। और आपके इस अथक प्रयास को सार्थक बनाने में आपका अपना यूट्यूब चैनल सही और सटीक मार्गदर्शन प्रदान करने की दिशा में आपके साथ है। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी की मास्टर क्लास की श्रृंखला में श्वसन तंत्र के बारे में। श्वसन तंत्र से पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें हमें जानना जरूरी है। जैसे कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो आप देखते होंगे कभी बारिश हो रही है तो कभी धूप हो जा रही है। मौसम के इस उतार चढ़ाव से कैसी कैसी श्वसन संबंधी बीमारियां हो जाती हैं वो आपको पता होना चाहिए। इन बीमारियों का क्या नाम है? भी से वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ठीक है, कई लोगों को सुना होगा आज वायरल बुखार है उनको। ये सब क्या है? ये इन्फ्लुएंजा, ये एडिनोवायरस, ये राइनोवायरस, इन सब की वजह से हो जाता है। हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि पुणे में एक फ्लू का बहुत प्रकोप था, जिसका क्या नाम था? H3N2 और H1N1। ये आपने सुने होंगे। बर्ड फ्लू भी आपने सुना ही होगा। तो आपके ये आपके दिमाग में एक प्रश्न जरूर आया होगा। ठीक है श्रीमान, रट लेंगे H3N2 H1N1 और ये। अच्छा, बर्ड फ्लू का नाम आपको मालूम है? बताइए जरा। बर्ड फ्लू, H5N1, ये नाम कैसे होते हैं? कभी H5 कभी N1, आपको ये समझना चाहिए। ये जो हैं H और N, ये प्रोटीन के सब टाइप हैं। प्रोटीन के, अब आप सोच रहे हो कहीं वो प्रोटीन तो नहीं जो हम लोग खाते हैं। प्रोटीन भी कई प्रकार की होती हैं। मैंने जैसे कि आपको पाचन तंत्र का टॉपिक पढ़ाया था, उसमें बताया था डाइजेशन में जैसे एंजाइम है प्रोटीन के बने होते हैं जो डाइजेशन में काम होते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, क्या सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं? हाँ बिल्कुल, सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। तो क्या सभी प्रोटीन पाचन का काम करती हैं? बताइए, क्या जितनी भी प्रोटीन सब पाचन का काम करती हैं? आपके बाल हैं, आपके नाखून हैं, ये भी तो प्रोटीन ही है। अब आपको मुख्य इस पे समझा देते हैं H1N1 के बारे में। ठीक है, तो क्या आपने कभी वायरस को देखा है? आप बोलोगे यार वायरस तो माइक्रोस्कोप वगैरह से देखे जाता है। अरे ऐसे करके एक चित्र तो देखा ही होगा, ऐसे ऐसे करके। ये तो सभी ने देखा होगा ना। होता है एक ऐसा चित्र, उसमें ऐसे ऐसे अलग अलग ऐसा रहता है कि एक गोला सा बना होगा, उसमें अलग अलग तीर से निकले रहते हैं, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे निकले रहते हैं ना। वायरस क्या, उसी की सतह पर ये स्पाइक्स होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं हम? H और N, दो प्रकार के स्पाइक्स होते हैं। अब H और N को समझते हैं। H का पूरा नाम है हेमाग्लूटिनिन। हेमाग्लूटिनिन, ठीक है, H का नाम है हेमाग्लूटिनिन। अब देखो हम आपको इसका नाम याद करा देते हैं। तो उससे पहले N का नाम भी आप ये नोट जरूर कर लेना, फिर भूल जाएंगे आप। नहीं तो अरे भूल कैसे जाएंगे, जब मैं याद करा दूंगा फिर भूलने की बात ही नहीं है। देखो अभी आप देख लेंगे न्यूरामिनिडेज। H का नाम क्यों H पड़ा? क्योंकि हेमा मालिनी एक बार रोटी खा रही थी, तो उन्हें पता चला कि जो रोटी आप खा रही हैं वो गेहूं से बनी है, और गेहूं में एक प्रोटीन होता है ग्लूटिन। और वही ग्लूटिन प्रोटीन क्या करता है कि हमारे शरीर में चिपक जाता है, मोसे वोसे के लिए भी जिम्मेदार होता है। जो मोसे होते हैं चेहरे पे बन जाते हैं, उनके लिए भी ये जिम्मेदार होता है। तो हेमा मालिनी ने कहा आप ग्लूटिन की रोटी खाना बंद। तो फिर तब से फिर उनने बंद कर दिया, तो वायरस का नाम हेमाग्लूटिनिन
वायरस की एच का नाम हो गया। अब एन को कैसे, न्यूरामिनिडेज। पटना में एक न्यूरा थाना है, उसमें एक बहुत अच्छा होटल है, उसका नाम है मिनीडेज। वहाँ जाके आप कभी खाना आना खाइए, ठीक है, तो आपको वायरस का नाम भी मुफ्त में याद हो जाएगा, न्यूरामिनिडेज। ठीक है, अब आपको याद हो गया होगा। ठीक है, हेमाग्लूटिन न्यूरामिनिडेज। तो ये होगा एच और एन के नाम। अब आप कह रहे हो बीच में ये H1 N1 H5 N1 ये सब क्या है, ये नौटंकी क्या है, ये समझिए। जो H है इसके लगभग 18 टाइप होते हैं। कितने, आपको H1 से H18 तक मिल सकते हैं, 18 टाइप होते हैं। और उनमें से कौन सा टाइप है उसका, वैसे N के N1 से एक और एक 11, इसके 11 टाइप होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब आपको, ठीक है, अब इनके ऊपर नाम तो हमारे वैज्ञानिक रख दे रहे हैं, इनका काम क्या होता है, एच का क्या काम है, एन का क्या काम है, आप ये समझिए। तो एच जो होता है ना, जैसे आपका कोविड-19 वायरस ही समझ लिए, ये भी सांस के माध्यम से ही होता था, सबको पता है। तो ये वायरस को हमारी रेस्पिरेटरी सेल से, हम रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र में ही क्यों पढ़ा रहे हैं, इससे तो कुछ रिलेटेड होगा ना। तो एच क्या है, हमारी वायरस को हमारी जो खुद की, हम जैसे हम आदमी हैं या फिर जानवरों की भी मान लीजिए, उनकी रेस्पिरेटरी सेल्स होती हैं, श्वसन तंत्र संबंधी कोशिकाएं होती हैं, उनसे चिपक जाएगा और चिपक के उनके अंदर एंट्री करने में कौन मदद करता है, हेमाग्लूटिन। इसलिए मैंने बोला था कि ग्लूटिन जो प्रोटीन होता है वो चिपकता है, बोला था ना आपको, इसलिए हेमाग्लूटिन इससे बोलते हैं। एक हेमा मालिनी के नाम से तो आपको याद करा दिया, लेकिन हमेशा ध्यान रखना हेमा हीमा ये थोड़ा रक्त से संबंधित चीज़ें और होती हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन आपने सुना होगा। ठीक, अब अब आप कहोगे ये तो रक्त से, ये तो रेस्पिरेटरी सेल से चिपक के हमारे सेल के अंदर चला गया, तो न्यूरामिनिडेज भाई क्या कर रहे हैं हमारे। तो न्यूरामिनिडेज में क्या होता है, ये वायरस जो होता है एक सेल को इन्फेक्ट कर दिया, उसने एक सेल को गंदा कर दिया। ठीक है, गंदा कर दिया एक सेल को, तो उस सेल से निकलकर दूसरी सेल में तो जाएगा ना वो, तभी तो बढ़ेगा ना वो। तो न्यूरामिनिडेज का यही काम है कि वायरस को इन्फेक्टेड सेल से बाहर निकालकर नए सेल्स में फैलाने में मदद करता है। आप इतना समझ गए होंगे। ठीक है, और बताई दिया बर्ड फ्लू का आपका H5N1 होता है। ठीक है, ये कितने हो सकते हैं, H18, एन कितने हो सकते हैं, 11, एक और एक 11। ठीक है, आज के श्वसन तंत्र में मैं कुछ छोटा सा हल्का सा आपको सामान्य श्वसन तंत्र को पढ़ाऊंगा। कल जो हम श्वसन तंत्र पढ़ेंगे वो थोड़ा एडवांस लेवल पे होगा, उसमें हम समझेंगे बॉर इफेक्ट क्या होता है, हेल्डान इफेक्ट क्या होता है, और हमारे इसमें शरीर में वायु खींचने छोड़ने की कई प्रक्रियाएं होती हैं, उनके अलग अलग नाम हैं, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परंतु उससे पहले श्वसन तंत्र को आपको बेसिक्स से मैं समझा देता हूं आपको, जो कि आपको पता होगा। यदि आप पहले कभी पढ़े होंगे तो आपका एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग समझ लेते हैं हल्के से शब्दों में। श्वसन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है, तो जैसे कि आपको पता है नाक से होती है, ये नाक है हमारी, नाक से होती है, नाक से और मुंह से भी होती है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी हमारे नाक में जुकाम होता है तो हम मुंह से भी सांस लेते हैं, तो वहाँ से भी शुरुआत हो जाती है। तो इसमें क्या है, हवा अंदर आती है। ठीक है, आपको पता है नाक में बाल होते हैं, नाक के बाल क्या करते हैं, धूल को रोकते हैं। फिर नाक के अंदर एक म्यूकस होता है, श्लेष्मा। ठीक है, वो जैसे बाहर की गर्म हवा है, ठंडी हवा क्या हवा है, उसे हमारे शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से बदल देता है, अर्थात हवा का तापमान ठीक करता है। तो कोई पूछे श्वसन तंत्र में हवा का तापमान कहाँ से ठीक होता है, तो नाक से ही हो जाता है, वहाँ का म्यूकस करता है। ठीक है, नाक एक फिल्टर मशीन की तरह भी काम करती है। उसके बाद अगला स्टेशन जाएगा, हवा जाएगी आपके लैरिंग्स में और एपिग्लोटिस में, अर्थात गले में। गले में जो लैरिंग्स होता है वो क्या है, एडम एप्पल जो सब चीज़ें क्या हैं, लैरिंग्स को क्या बोलते हैं, आवाज़ का एक डब्बा है, ऐसे समझिए लैरिंग्स। आप जैसे कहते नहीं वो लैरिंग्स, कई बार आपने वीडियो साउंड लैरिंग्स मिक्स वगैरह देख सुना होगा। ठीक है, एपिग्लोटिस क्या, ये ढक्कन होता है एक, क्योंकि मुंह का और नाक का छेद एक ही जगह मिल रहा है, तो कहीं
जो खाना है वो हमारी श्वास नली में नहीं चली जाए, इसलिए एपिग्लोटिस एक ढक्कन होता है ताकि खाना ट्रैकिया में ना जाए। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। उसके बाद श्वास नली में चला जाएगा। क्या? श्वास चली जाएगी श्वास नली। हम श्वसन तंत्र पढ़ रहे हैं ना, पाचन तंत्र नहीं पढ़ रहे हैं। तो हवा की जो मुख्य पाइपलाइन, ऐसे समझो हवा की एक पाइपलाइन है, दो रास्तों में बट जाएगी, राइट में और लेफ्ट में। ठीक है, एक राइट ब्रोंकस में चली जाएगी, एक लेफ्ट ब्रोंकस में चली जाएगी। और ब्रोंकस के बाद ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वोली में। ठीक है, इसे आप समझिए एक पेड़ की तरह होती है। उल्टा पेड़ आप खड़ा कर दो ऐसे, ऐसे एक पेड़ है। ठीक है, तो राइट वाला पेड़ थोड़ा बड़ा होता है, लेफ्ट वाला थोड़ा छोटा होता है। वो हम आपको समझा देंगे क्यों होता है। हालांकि कुछ पता हो, आप पहले से पढ़ रहे होंगे तो जरूर पता होगा आपको। अब ब्रोंकस जो होता है, ब्रोंकस, CHUS, ब्रोंकस। ठीक है, ये वाला ब्रोंकस जो होता है वो बड़ी शाखाएं होती हैं पेड़ की, और ब्रोंक्यूल्स माने छोटी शाखाएं होती हैं। पेड़ आपने देखा होगा, बड़ी शाखाएं, फिर छोटी छोटी शाखाएं, फिर एल्वोली को मानो वो पत्तियां होती हैं। यहाँ जो छोटी छोटी पत्तियां हैं वो एल्वोली है। इतना आप समझ गए होंगे। यहाँ क्या होता है, O2 तो खून के अंदर चला जाता है, O2 मतलब ऑक्सीजन, और CO2 बाहर छोड़ दिया जाता है, और वहां से नाक के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, नाक के और मुंह के माध्यम से। ठीक है, आप समझ गए होंगे। फेफड़ा एक उल्टा पेड़ की तरह होता है जहां पत्तियों पर सांस का सौदा होने लगता है। O2 सौदे में क्या होता है, O2 ले ली जाती है, CO2 दे दी जाती है। अब एल्वोली की क्या खासियत है? एल्वोली जो है, पत्तियां जो हैं किसी भी पेड़ में होती हैं, सबसे छोटी क्या होती हैं, पत्तियां ही होती हैं। लेकिन एक पेड़ को आप देखिए तो, और पेड़ को देख के आप बोलना आज ही, ये पेड़ है ना, इसमें सबसे छोटी पत्तियां जो हैं वो 50 लाख से 1 करोड़ तक होती हैं। तो वैसे ही हमारे फेफड़े में 50 लाख से 1 करोड़ तक एल्वोली होती है। अब एल्वोली का जो सरफेस एरिया आप समझ रहे हो, छोटे से उसमें बन गई हैं फेफड़े में, नहीं भाई, इनका सरफेस एरिया एक टेनिस कोर्ट के बराबर होता है। टेनिस तो लोगों ने खेलते हुए किसी ना किसी को देखा होगा, नहीं खेला होगा तो। टेनिस कोर्ट का क्षेत्रफल कितना होता है? 70 वर्ग मीटर होता है। ठीक है, जब इतना बड़ा क्षेत्रफल होगा तो सांस लेने पर इतना O2 ऑब्जर्व हो जाता है कि हमारा काम चलता रहता है। ठीक है, ओके, ये मैंने आपको थोड़ा बेसिक जानकारी दे दिया है। आप समझते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड का क्या काम होता है इसमें? ब्लड क्या करता है? हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में, सबको पता है। हीमोग्लोबिन तो समझ लो ऑक्सीजन ले जाने वाली मतलब ऑक्सीजन को ले जाने वाली क्या है, गाड़ी है। एक ट्रक की तरह काम करता है, ऑक्सीजन को भर भर के ले जाता है। और हीमोग्लोबिन के एक अणु ऑक्सीजन के 2 परमाणु को ले जाता है। ठीक है, तो एक हीमोग्लोबिन कितना ले जाएगा? 4 O2 को ले जाता है। एक हीमोग्लोबिन 4 O2 को। ठीक है, और 4 O2 में तो कितने एटम्स जाएंगे? तो 4 दूनी 8 एटम्स चले जाएंगे। किसके? ऑक्सीजन के, एक हीमोग्लोबिन के माध्यम से। तो बहुत तगड़ा ये काम करता है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब हम इसे देख लेते हैं, पाचन इस शरीर के अंदर कैसे होता है। ये देखिए, C6H12O6 किसका फॉर्मूला है? आप जानते हैं, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। और उसमें जो ऑक्सीजन जुड़ती है यही श्वसन तंत्र का मेन हिस्सा है। जब C6H12O6 में ऑक्सीजन जुड़ जाएगी तो CO2, H2O और ऊर्जा और ATP के रूप में ऊर्जा निकलेगी। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, फिर जल भी निकलेगा जो आपके सांस के माध्यम से भी निकलता है, पसीने के माध्यम से, कई जगह से आपका जल निकल जाता है। तो ATP कितनी निकलती है? 38 ATP। ठीक है, यही श्वसन तंत्र का मेन काम होता है। अब इसे हम आपको थोड़ा क्विकली समझा देते हैं। जिस तंत्र में गैसों का परिवहन एवं उत्सर्जन में सहायक अंगों का अध्ययन किया जाता है उसे श्वसन तंत्र कहते हैं। किसमें? परिवहन में और उत्सर्जन में। मैंने जैसे कि बोला नहीं, CO2 आप बाहर छोड़ रहे हो तो क्या है,
बाहरी तो निकाल रहे, एक तरह से उत्सर्जन कर रहे हैं आप। और इनमें जिन सहायक अंगों का अध्ययन किया, सहायक अंग क्या है, जैसे कि आपको बताया नाक से लेके आपका ट्रैकिया, ये फेफड़ों, एल्वोली सब तक ये क्या है, ये श्वसन तंत्र के सहायक अंग है। ठीक है, ये देखिए, ये मुख है, ट्रैकिया है, दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, ये देखिए पेड़ की तरह है, देख लीजिए जैसे कि आपको बताया था। अच्छा, यहाँ आपको बता देते हैं बायां फेफड़ा क्यों छोटा होता है, क्योंकि बायां फेफड़ा में ये जो जगह दिख रही है, ये जो गड्ढा सा दिख रहा है, मैं काला काला कर रहा हूँ, ये जो गड्ढा सा दिख रहा है यहाँ, यहाँ दिल होता है, दिल के लिए जगह होती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ये 50 लाख से 1 करोड़ के बीच होती है। मैंने बोला है कि आप एल्वोली कभी भी देखना पत्नी है तो बोलना 50 लाख से 1 करोड़ है। अंतःश्वसन में क्या होता है, वायु में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है जब हम लेते हैं तब, और वहीं छोड़ते हैं तो इसके साथ क्या हम घटना करते हैं वो बताओ। नाइट्रोजन कितनी कम होती है जब हम छोड़ते हैं, तो नाइट्रोजन बिल्कुल कम नहीं होती है। ठीक है, ऑक्सीजन 4% के आसपास कम हो जाती है, तो 21 का 17 बचती है। और जो CO2 0.04 आती है वो अपने 0 पे पानी फेर देती है और 4% बन जाती है, मतलब CO2 में वृद्धि हो जाती है और ऑक्सीजन में कमी हो जाती है। इतना आप समझ गए होंगे। अब श्वसन की प्रक्रिया में देखते हैं। देखिए, बाह्य श्वसन, गैसों का परिवहन, अंतः श्वसन। बाह्य श्वसन में श्वासोच्छ्वास होगा, गैसों का विनिमय होगा, मतलब आदान प्रदान होगा। ठीक है, अंतः श्वसन में जैसे कि बताया ही आपको, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन होगी। ग्लूकोज में ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई अपक्रिया होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, जल छोड़ेगा और बदले में ऊर्जा भी निकलेगी। और वो ऊर्जा कहाँ कितनी निकली, 38 ATP। लेकिन ये सब जो क्रिया है कहाँ होती है, यदि आपने मेरा सेल चैप्टर पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से बताया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। नहीं तो आगे भी एक मैप के थ्रू, हम एक चित्र के थ्रू समझाया गया है। ये देखिए, एनाटॉमी ऑफ एन एनिमल सेल। क्या बताइए, मानव एनिमल है कि नहीं है? बिल्कुल एनिमल है, सोशल एनिमल है। ये हम लोगों की भी बात हो रही है, आप ये नहीं समझना कि हम लोग तो बहुत बड़े चीज़ हैं, ये तो कुत्ता बिल्ली की बात चल रही है, नहीं भाई। ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसमें होता है जो आपको बताया ना, C6H12O6 प्लस O2 निकलेगा CO2 H2O और कितनी ऊर्जा, 38 ATP ऊर्जा। ये 38 ATP ऊर्जा आप जरूर याद रखना, नहीं तो लोग इसमें 36 38 से कंफ्यूज हो जाते हैं। क्रोमोसोम कैसे याद रखना, 46। तो हमने बताया था हमारे यहाँ 36 गुण मिलते हैं, प्लस 10 गुण और मान लो तो 40 क्रोमोसोम हो जाते हैं, होता है ना। लेकिन जब आपकी शादी ब्याह होगा तो आपके 38 गुण मिलेंगे, आप ध्यान रखना, क्योंकि आप स्पेशल हैं। अब अनाक्षी श्वसन क्या होता है, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है वो अनाक्षी श्वसन होता है। अब एक इसमें लिखा है जंतुओं में होता है, तो मैंने बताया मानव भी जंतु है पर सोशल है। तो जंतुओं में क्या होता है, अनॉक्सी श्वसन होगा तो ग्लूकोज प्लस कार्बन डाइऑक्साइड होगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड की होगा, तो हमारे यहाँ लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा बनेगी। आप कभी रनिंग कर रहे होंगे या फिर कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपके शरीर के अंदर जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो अनॉक्सी श्वसन की प्रक्रिया चालू हो जाती है, तो आपके मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, उसकी वजह से आपको थकान होती है। आप कोई बहुत मेहनत करने के बाद जो थक जाते हैं वो इसी लैक्टिक अम्ल की वजह से थक जाते हैं। वहीं जो अब आप कहोगे हम तो रनिंग कर रहे हैं इसलिए हमारे अंदर हो रहे हैं, अब पादपों में क्यों हो रहा है, पेड़ तो कभी रनिंग नहीं करते हैं। तो पेड़ में क्या होता है, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जहाँ ऐसी ऐसी दलदली जगह पे, ऐसी जगहों पे उगते हैं वहाँ ऑक्सीजन नहीं होती है, फिर भी वो उग जाते हैं, तो उनका C6H12O6 CO2 से मिलेगा। CO2 से मिलेगा तो C2H5OH और कुछ ऊर्जा बनेगी। अब कितनी ATP ऊर्जा बनती है उसमें, तो कितनी ATP बनती है बताओ, 38 ATP बनती है ना। अरे भाई, वो ऑक्सी श्वसन में बनती है 38 ATP, जब सब कुछ सामान्य चल रहा है, इसलिए उससे ऐसे रिलेट मत करना। इसमें संभवतः 2 ATP के आसपास कुछ ऐसा बनता है, या ना के बराबर ऊर्जा बनती है, ऐसे समझ लीजिए। बिना ऑक्सीजन के आप सोच रहे हैं ऊर्जा बन जाएगी, अरे भाई ना, नहीं बन जाएगी।
जैसे कि अपना बॉडी में कितना भी बुखार हो, अपने शरीर पर रोटी नहीं सेकी जा सकती, वैसे ही ये अनऑक्सीजन शोषण में बहुत अधिक ऊर्जा तुम्हें नहीं मिलने वाली, आप थकोगे उल्टे लैक्टिक अम्ल की वजह से। पर ये होता है, इतना जान लीजिए। अब शोषण, शोषण में कि जैसे मुख है, मुख में नाक, नाक में जो बाल होते हैं वो धूल कण को झाड़ते हैं, वायु को स्वच्छ करते हैं। श्लेष्मा क्या करता है, तापमान का नियमन करता है। उबासी हम लोगों को क्यों आती है, जब शरीर में ऑक्सीजन का तनाव हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती तो उबासी आती है। ये हो गई श्वसन से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी। अब हम अगले वीडियो में थोड़ा एडवांस पे जाएंगे। तो क्रेब्स साइकिल जो होता है, खाना पचाने से कैसे एटीपी जनरेट होता है, कैसे एनएडीएच होता है, क्या एफएडीएच2 होता है, वो सब समझने के लिए एक अलग वीडियो क्रेब्स साइकिल के ऊपर आएगा। लेकिन आजकल क्वेश्चन बन रहे हैं कि थोड़े एडवांस लेवल पे ये लोग जाने लगे हैं, इसलिए वो हम आप समझा देते हैं। टाइडल वॉल्यूम क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है, ये सब आपको समझना है। बोर इफेक्ट क्या है, हल्डान इफेक्ट क्या है, अभी हम आज आपको नाम बता देते हैं। कल या तो आप सर्च कर लीजिए, नहीं तो वीडियो में आके प्रॉपर समझ लीजिए। ये सब श्वसन तंत्र में आपने नहीं पढ़ा होगा, यदि पढ़ा भी होगा, जो मैं बात बता रहा हूँ आपके, जैसे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी एफआरसी, ये क्या है, यदि आपने पढ़ा भी होगा, तब भी यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर क्वेश्चन सही करने में संदेह है। ठीक है, आज का वीडियो समाप्त करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों को मनचाहा लक्ष्य जरूर मिले। धन्यवाद।